प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने गाउस की प्रमेय का अवलोकन कर लिया था और गाउस की प्रमेय में हमने ये देखा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स फाई ई जिसे हम कह सकते हैं बराबर उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ अच्छी तरह ध्यान रख लेनी चाहिए और वो ये कि यदि आपको विभिन्न निकायों जिसमें कि आवेशित निकाय से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी पड़ जाए तो आपको सीधा सीधा उस निकाय से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू देखना है और उसमें आपको निर्वात की वैद्युतशीलता का भाग कर देना है। कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको थोड़ा सा गणना करते समय विशेष ध्यान भी रखना पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, एक मैं उदाहरण बता रहा हूं कि यदि कोई वर्ग है, वर्गाकार कोई सतह है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये आपको दिखा रहा हूँ, और ये कोई वर्गाकार सतह है और इस वर्गाकार सतह से कुछ ऊंचाई पर हमें ये बता दिया जाए कि Q आवेश रखा हुआ है। Q आवेश, और हमसे कह दिया जाए कि इस पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न उठ सकता है कि ये जो पृष्ठ दिया हुआ है हमें, ये बंद नहीं है, और यदि बंद नहीं है तो और गाउस की प्रमेय दी हुई है बंद पृष्ठ के लिए, तो फिर हम इसको यहाँ पर अप्लाई कैसे करें? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है आपके पास कि इस पृष्ठ को आप विस्तारित कर कर एक बंद पृष्ठ बना दीजिए। उदाहरण के लिए मैं यदि इसको विस्तारित करके और एक घन बना दूं, एक ऐसे घन की कल्पना कर लूं जिसका दिया गया वर्ग एक पृष्ठ हो जाए, तो अब देखिए जो हमारे सामने समस्या थी उसका समाधान यहाँ पर हो जाएगा। अब ये आवेश इस घनाकार पृष्ठ के अंदर आ गया। अब पूरे घनाकार पृष्ठ से संबंध यदि हम वैद्युत फ्लक्स निकालें, घनाकार पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स, तो वो आपके पास आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये घन 6 पृष्ठों से मिलकर बना है, जिसका एक पृष्ठ जो वर्ग था जिसका हमें वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना था। तो एक पृष्ठ से संबंध जिसे जो हमें वर्ग दिया हुआ था, तो इस घन के एक पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स, एक पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स फाई डैश जिसे हम कह सकते हैं,
5/6 अर्थात Q/6 एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से आप एक कल्पित पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, जिसका दिया हुआ पृष्ठ उसका एक भाग होगा और उससे संबंध आप वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं हमसे ये कह दिया जाता कि ये जो आवेश है हमारे पास, ये एक घन के पृष्ठ पर रखा हुआ है, इस प्रकार से एक पृष्ठ पर। अब हमसे फिर वही कह दिया जाता कि आप इससे संबंध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, इस घन से संबंध वैद्युत फ्लक्स की। तो अब भी थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज करना था। और अब क्या करना था आपको कि आप यदि ये L लंबाई का हमें घन दिया हुआ है, तो इसी में एक L लंबाई का घन और जोड़ देंगे आप, तो ये एक 2L लंबाई का घनाभ बन जाएगा। ये एक 2L लंबाई का घनाभ बन जाएगा। और अब इस घनाभ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा phi बराबर Q/ε0। और ये घनाभ दो घनों से मिलकर बना हुआ है। एक घन वे है जिससे संबंधित हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना था, इसलिए दिए गए घन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स phi/2 अर्थात Q/2 ε0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहीं पर इसमें थोड़ा सा आप, जैसे यदि एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं आपके सामने, यदि ये इस प्रकार से घन ना होकर और इस प्रकार से कोई अर्ध गोलाकार सतह होती, अर्ध गोलाकार सतह, और इसके इस वृत्ताकार पृष्ठ पर हमें दे दिया जाता है कि आवेश Q है और इस गोलाकार पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको वही ज्यामिति लगानी है। आप एक ऐसे कल्पित गोले की कल्पना करेंगे जिसका इस गोले को पूरा आकार दे देंगे आप, और पूरे गोले से संबंधित वैद्युत फ्लक्स यदि आप निकालेंगे तो Q/ε0। और दिया गया जो अर्धगोला था, इसलिए इस अर्धगोले से संबंध वैद्युत फ्लक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा phi/2 अर्थात Q/2 ε0। तो इस प्रकार से अलग अलग परिस्थिति में आप कल्पना करके वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। अब हमें इससे आगे आज पढ़ना है गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। देखिए, गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ते समय आपको यहाँ पर दो तथ्य ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि चालक पृष्ठ पर आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। चालक पृष्ठ पर आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एट द कंडक्टिंग सरफेस। देखिए, कोई भी, ये आप ध्यान रखें, वस्तु चाहे किसी भी आकृति की और आकार की हो। जैसे मैं एक रैंडमली एक कोई वस्तु बना रहा हूं, ये कोई हमारे पास चालक वस्तु है और हमने इसको आवेश दिया। एक तो ये ध्यान रखेंगे कि आवेश चाहे हम वस्तु पर कहीं पर भी दें, वो सारा का सारा आवेश इस वस्तु के पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। यदि हमने धनात्मक आवेश दिया तो वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सारा का सारा आवेश वस्तु के पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। चालक
वस्तु के अंदर आवेश नहीं रह सकता। इस प्रकार से आप चाहे किसी भी स्थान पर देंगे, आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन से तात्पर्य ये है कि यदि मान लेते हैं आपने धनात्मक आवेश यहाँ पर दिया उदाहरण के लिए, तो पृष्ठ से सपोज करो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी के बराबर धनात्मक आवेश है, तो पृष्ठ से 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होकर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और अर्थात वो आवेश पृष्ठ पर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से कि पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सारा का सारा आवेश चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, और उसमें भी ये आप ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर वक्रता कम होगी, वक्रता कम वाले भाग पर आवेश घनत्व भी कम होगा। वक्रता कम कहाँ की होगी? जहाँ की वक्रता त्रिज्या अधिक होगी। देखिए ये ध्यान रखेंगे कि अधिक वक्रता त्रिज्या जिस पृष्ठ की होगी उस पृष्ठ की वक्रता कम होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पृष्ठ ए, एक पृष्ठ बी और एक पृष्ठ सी, 3 भागों में। तो यदि आप ध्यान रखें कि जो सबसे ए भाग है ये, इसकी वक्रता सबसे कम है, और इसकी वक्रता सबसे कम है तो इसकी वक्रता त्रिज्या सबसे अधिक होगी। जो भाग बी दिखाया है हमें ये वाला, इस भाग की वक्रता इससे कुछ ज़्यादा है, वक्रता का मतलब ढलान, तो इसकी वक्रता यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या इसकी कम हो गई। और जो सी भाग दिखाया है इसकी वक्रता सबसे अधिक है, नुकीला भाग है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या सबसे कम है। यदि मैं इस भाग पर आवेश घनत्व सिग्मा ए मानूं, सिग्मा ए भाग वाले पर, बी भाग वाले पर मैं आवेश घनत्व सिग्मा बी मानूं, यदि सिग्मा बी, और सी भाग पर मैं आवेश घनत्व सिग्मा सी मानूं, तो सबसे कम जो आवेश घनत्व होगा वो कम वक्रता वाले, अर्थात इस पर सिग्मा ए का मान सबसे कम होगा। फिर इससे अधिक आवेश घनत्व होगा बी वाले पृष्ठ पर, क्योंकि इसकी वक्रता इससे अधिक है, और सबसे ज़्यादा आवेश घनत्व होगा सी भाग पर, नुकीले भाग पर। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आवेश का वितरण इस प्रकार से होगा कि जो नुकीले भाग हैं जहाँ पर वक्रता अधिक है वहाँ पर आवेश घनत्व अधिक, और जो सपाट भाग है जहाँ पर वक्रता कम है वहाँ पर आवेश घनत्व कम। यदि पृष्ठ एक समान वक्रता का है, जैसे कि हम उदाहरण के लिए कोई गोलाकार पृष्ठ ले लें, अब यदि गोलाकार पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं तो गोले के प्रत्येक पृष्ठ पर वक्रता एक समान है, इसलिए यहाँ पर आवेश का वितरण इस प्रकार से होगा कि आवेश घनत्व प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा। एक तो आपको ये तथ्य ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत होंगी किसी भी बिंदु पर। उदाहरण के लिए यदि हम गोले पर देखें तो चालक के पृष्ठ के लंबवत, अर्थात त्रिज्य दिशा में हो जाएंगी। त्रिज्य दिशा में तो दूसरा तथ्य आप ये ध्यान रखें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालकीय पृष्ठ के, आवेशित चालकीय पृष्ठ के लंबवत होंगी। यहाँ पर भी यदि आप किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा दिखाएंगे तो वो उस चालक पृष्ठ के लंबवत दिखाएंगे आप। चालक पृष्ठ के लंबवत किसी भी बिंदु पर दिखाएंगे। और दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात चालक के अंदर आप कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा प्रदर्शित नहीं करेंगे।
एक तो आपको ये ध्यान रखना है गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते समय। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, एक आपको किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए आपको एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बंद गाउसीय पृष्ठ, बंद गाउसीय पृष्ठ की आपको कल्पना करनी है। अब ये बंद गाउसीय पृष्ठ, ये ध्यान रखें, आप वैसे किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी आकार का हो सकता है और आकृति का हो सकता है। ऐसे कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी एक निश्चित प्रकार के गाउसीय पृष्ठ की ही कल्पना करनी है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जिस आवेशित निकाय के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की गणना करना चाह रहे हैं, आवेशित निकाय के कारण, देखिए गाउस की प्रमेय का मुख्य अनुप्रयोग यही है कि हम कुछ परिस्थितियों में, जटिल परिस्थितियों में, जहां पर कि वैद्युत क्षेत्र का मान हम अध्यारोपण के सिद्धांत से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो अध्यारोपण का सिद्धांत आपने कूलम के नियम में पढ़ा था, ये हम एक आवेश या एक से अधिक आवेश, 2 या 3 आवेश के कारण यदि वैद्युत क्षेत्र हमें कैलकुलेट करना है तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने वैद्युत द्विध्रुव वाले में निकाला था। लेकिन यदि किसी निकाय पर आवेश सतत रूप से वितरित है तो वहाँ पर हमें अध्यारोपण के सिद्धांत से वैद्युत क्षेत्र की गणना करना थोड़ा जटिल काम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम गाउस की प्रमेय का उपयोग करके हम वैद्युत क्षेत्र की गणना कर लेंगे, और जो गाउसीय पृष्ठ मानेंगे वो आवेशित निकाय के सापेक्ष हमें इस प्रकार से मानना है। उसमें 2 ही कंडीशन ध्यान रखनी है, एक तो सिमेट्रिकल हो, सममित हो। जो भी गाउसीय पृष्ठ की आप कल्पना करेंगे वो दिए गए निकाय के सापेक्ष सिमेट्रिकल हो, एक तो सममित हो। दूसरा, उसकी जो आकृति है वो हमें इस प्रकार से माननी है, एक्सपेक्ट करनी है कि हम उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जस्टिफाई कर सकें, जिससे कि उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना करने में हमें आसानी रहे। तो ये आपको गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग करते समय 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो कि उस आवेशित निकाय पर आवेश का वितरण किस प्रकार से होगा, और दूसरा हम किस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें। चलिए अब हम कुछ अनुप्रयोग गाउस की प्रमेय के देखते हैं। इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैसे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आपको पता है, लेकिन हम यहाँ पर उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र को गाउस की प्रमेय का प्रयोग करके हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम इसका गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम। इसमें सबसे पहला एक उदाहरण हम ले लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चल सकते हैं आप। E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर E। तो ये इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आपको किसी भी आवेशित निकाय के कारण हम वैद्युत क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये कोई बिंदु आवेश है Q, और बिंदु आवेश से R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है P बिंदु पर।
तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए एक तो दिए गए आवेशित निकाय, यहाँ पर आवेशित निकाय में केवल एक आवेश है, तो आवेशित निकाय के सापेक्ष एक सिमेट्रिकल पृष्ठ की कल्पना करनी है, और उस सिमेट्रिकल पृष्ठ पर जिसे हम गाउसीय पृष्ठ कहेंगे, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो भी आ जाना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो एक ऐसा सममित पृष्ठ, सिमेट्रिकल पृष्ठ, इस आवेश को केंद्र मानते हुए एक गोला हो सकता है। अर्थात यहाँ पर हमें r त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना हम कर लेते हैं। r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना हम कर लेते हैं। तो ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी है, ये इस आवेशित निकाय के सापेक्ष, इस आवेश के सापेक्ष सिमेट्रिकल होगा, और ये भी निश्चित है कि इस गोले का प्रत्येक बिंदु इस आवेश से समान दूरी पर है। तो इसलिए इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी एक समान होगा। तो दो चीज़ हमारे पास स्पष्ट हो गई सम्मित होने से कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है। और किसी भी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि आप खींचें बिंदु आवेश के कारण, तो हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो त्रिज्य दिशा में होती हैं। अर्थात इस प्रकार से त्रिज्य दिशा में, ये हम यदि ऋणात्मक आवेश होता ये तो ये त्रिज्यते इनवर्ड अंदर की ओर होती, और धनात्मक आवेश है इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यते आउटवर्ड, बाहर की ओर हों। अब हमारे सामने स्पष्ट हो गया कि इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए, प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए कोई सा भी यदि आप क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, उदाहरण के लिए एक क्षेत्रफल अवयव सपोज करो आप यहाँ पर ले लिया आपने एक क्षेत्रफल अवयव, तो प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए क्षेत्रफल सदिश dA और वैद्युत क्षेत्र दोनों ही पृष्ठ के लंबवत होंगे। ये तो हम पहले कह चुके हैं कि गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। अब दूसरा तथ्य हमारे सामने ये भी आ गया कि प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए, प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव एरिया एलिमेंट के लिए क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र समान दिशा में होंगे, क्योंकि दोनों ही पृष्ठ के लंबवत होंगे। तो हमारे सामने दो तथ्य आ गए। अब हम गाउस की प्रमेय अप्लाई कर कर इस पृष्ठ से संबंध, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध, हम वैद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध गाउसीय पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स। देखिए यहाँ पर आवेश का सतत वितरण है और प्रत्येक बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो यहाँ पर परिवर्तित है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होगा। तो यहाँ पर हम जो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे फाई इक्वल टू वो इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए E डॉट डी, इस विधि से हम निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दिशा में तो हैं, लेकिन उनकी दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है। वो त्रिज्यते दिशा में, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर इस दिशा में है, यहाँ पर इस दिशा में, इस प्रकार से। सही है, बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दिशा में है, तो प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान, जब हम ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कोस थीटा करेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसलिए ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए। और चूंकि हम ये भी कह चुके हैं कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, तो हम इसको समाकलन से बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डी बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। ये क्या है, ये पृष्ठीय समाकलन है गाउसीय पृष्ठ पर, गोलाकार पृष्ठ पर, अर्थात संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। और ये आप अच्छी तरह कह सकते हैं कि इसका मान 4 पाई r स्क्वायर होता है।
तो इस प्रकार से हमारे पास इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया E × 4πr²। तो पहले तो आपको जब भी गाउस की प्रमेय का आप अनुप्रयोग एप्लीकेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है, जो कि शर्त मैंने बताई थी उसके अनुसार। फिर आप उस गाउसीय पृष्ठ संबंध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और तत्पश्चात आप गाउस की प्रमेय अप्लाई कर देंगे। अब आप गाउस की प्रमेय यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गाउस की प्रमेय प्रयुक्त करने पर या गाउस की प्रमेय से गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि दिया गया वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है उस पृष्ठ से संबंध आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है दिए गए बंद पृष्ठ संबंध E × 4πr² और आवेश है दिए गए गोले से संबंध Q/ε0। और जब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि 1/4πε0 Q/r²। ये इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया। आपने ये देखा कि कूलम के नियम से जो हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था वो उसका मान भी यही था। इससे एक तथ्य और स्पष्ट हो गया कि कूलम का नियम और गाउस का नियम दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि एक की अवहेलना होगी तो वहाँ पर दूसरे की भी अवहेलना निश्चित रूप से है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कई बार ये भी आप प्रश्न में जोड़ दिया जाता है कि गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम को सत्यापित कीजिए। अब कूलम के नियम को सत्यापित करने के लिए बिल्कुल एक स्टेप आपको और करना है। कूलम का नियम यदि आपको सत्यापित करना है तो कूलम के नियम का सत्यापन। देखिए यहाँ तक तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने तक तो बिल्कुल सेम, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। और उसके पश्चात आपको इस गाउसीय पृष्ठ पर कोई वैद्युत आवेश Q0 मान लेना है। Q0 मानो या Q डैश, जो भी आप मानना चाहें। और अतः इस गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र आया है हमारे पास E, इसलिए गाउसीय पृष्ठ पर स्थित किसी भी आवेश पर जो वैद्युत बल आएगा वो हमारे पास E × Q0। E का मान अभी आपने निकाला है 1/4πε0 Q/r² × Q0। देखिए वही चीज़ आ गई कि r दूरी पर स्थित किन्हीं दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है वो 1/4πε0 Q1 Q2 दैट मीन्स Q × Q0/r²। तो इस प्रकार से हम कूलम के नियम का सत्यापन भी कर सकते हैं गाउस की प्रमेय से। कुछ अनुप्रयोग हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको फिर दोबारा निर्देशित कर रहा हूं कि आप कोई भी जो भी वीडियो क्लिप भेजी जा रही है आप उसका बार बार अवलोकन करें। जो PDF उसके साथ संलग्न की जाती है उसको पढ़ें, नोट्स बनाएं और उसके पश्चात सही समय पर आप टेस्ट दें, तभी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से संभव हो पाएगी। धन्यवाद।